ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। हाँ जी दोस्तों, आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी 2019 को हमारा एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिस घटना ने पूरे देश को शोक में ला दिया। इस घटना की वजह से हमने अपने देश के बहादुर जवानों को खोया। 40 सीआरपीएफ के योद्धा जो थे वो उनकी शहादत हो गई और पूरा देश जो है वो शोक में चला गया। इन जवानों की अगर मैं बात करूं तो ये वो जवान थे जो जिनको एहसास नहीं था कि इस तरीके से कुछ घटना घट सकती है। देखिए, जवान लड़ने के लिए पैदा होता है। जवान को पता है कि अगर आगे दुश्मन है तो उसको आगे बढ़ना पड़ेगा और उस दुश्मन को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो दुश्मन अगर देश में चला गया तो वो हमारे आम जनता को, हमारे पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे लोगों को बहुत ज्यादा एक क्षति पहुंचा सकता है। तो जवान जो होता है वो अपना टास्क पूरा करता है उस देश के दुश्मन को खत्म करके। लेकिन इस तरीके की जो मौत होती है उसको कभी भी जवान नहीं सोचता कि मैं ऐसे मरूंगा। जवान सोचता है अगर मैं मरूंगा भी तो मैं दुश्मन से लड़ लड़ के मरूंगा। ये जवान की सोच होती है और ये जवान करता भी है। लेकिन दोस्तों, 14 फरवरी 2019 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरा देश शोक में चला गया और फिर हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की और आज 14 फरवरी 2025 आ चुकी है और आज हम मना रहे हैं 6th एनिवर्सरी ऑफ पुलवामा अटैक। ये आपको सभी को बहुत जरूरी है जानना कि हमारे 6 साल पहले सैनिकों ने कैसे कुर्बानियां दी, जिसकी वजह से आज हम लोग जीवित हैं। आज हम परिवार के साथ सुख और खुशियां बांटते हैं। लेकिन जब ये वाली चीज आपको पता चलेगी तो आपको अपनी खुशियां, अपना जो सुख होगा वो बहुत ज्यादा, वो आपको लगेगा कि ये सुख और खुशियां जो है ये मुझे बहुत मुश्किलों से मिल रही है। बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे के जवानों ने हमारे लिए ये सुख और जो खुशियां हैं वो बटोरी हैं। तो चलिए, पहले तो मैं आपको पुलवामा अटैक के बारे में बताने वाला हूं और दूसरी बात, मैं आपसे बस इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर सेशन को देखते हैं तो कृपया करके आज कमेंट सेक्शन में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं पुलवामा अटैक के बारे में। तो ये जो पुलवामा अटैक होता है, जिस अटैक के अंदर हमारा 2500 सीआरपीएफ का कॉन्वॉय निकल रहा होता है सड़क के माध्यम से, हाईवे के माध्यम से। लगभग 70 से ज्यादा की बसेस होती हैं, जिस बसेस में बैठ के जो है हमारा सीआरपीएफ का जवान आपका जम्मू से श्रीनगर की तरफ मूव कर रहा होता है। उसी समय एक पुलवामा बीच में जगह आती है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक गाड़ी के अंदर लगभग 300 केजी का एक्सप्लोजिव होता है। उसके अंदर जो है एक बंदा बैठा होता है, रेडिकलाइज्ड बंदा होता है वो, और वो बंदा जो है वो सीधा उसी 70-75 गाड़ियों में एक गाड़ी को हिट करता है और पूरी वो बस जो है वो उसी समय एक्सप्लोड हो जाती है और उसमें बैठे जो सैनिक होते हैं उनकी उसी समय ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। ये तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है पुलवामा अटैक का। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूं तो इस वैन के अंदर जो है बेसिकली एक सुसाइड बॉम्बर होता है और इस बॉम्बर की अगर मैं बात बताऊं तो ये बॉम्बर रेडिकलाइज्ड होता है। जैश ए मोहम्मद का ये रेडिकलाइज्ड बंदा होता है। ठीक है, जैश ए मोहम्मद वो संस्था है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये मैप भी दिखाता हूं कि हमारा पुलवामा कहां पड़ता है। तो देखिए, ये है हमारा पुलवामा, राइट, जहां पे एक सुसाइड बॉम्बर 40 सीआरपीएफ जवानों की जान ले लेता है। पुलवामा के ऊपर आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर। तो टू बी प्रिसाइज, पुलवामा के ऊपर 30 किलोमीटर ऊपर जो है आगे श्रीनगर आपका आता है और जम्मू से श्रीनगर का एक हाईवे है, वो एक अकेला हाईवे है जिस हाईवे के माध्यम से आप बाय रोड पहुंच सकते हैं श्रीनगर में, राइट। तो उसी हाईवे का इस्तेमाल किया गया था बाय आर सीआरपीएफ बटालियन एंड वो मूव इन कर रहे थे राइट टूवर्ड्स श्रीनगर। उससे पहले पुलवामा आया और वहीं पे हमारा एक ये ऐसी घटना घटती है।
जैसे ही इस पूरी घटना का पता चलता है तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने बिल्कुल एक शहादत जिस तरीके से दी जाती है उस तरीके से शहादत दी, पर शांत नहीं रहे। तो बहुत अलग अलग तरीके से हमने जो है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ ये सुसाइड बॉम्बर था जिसका नाम क्या था, आदिल अहमद दार। आदिल अहमद दार, आप बोलोगे सर ये तो नौजवान दिख रहा है, तो बिल्कुल ऐसे नौजवानों को ही रेडिकलाइज करके ये इन लोगों को मुकाम तक पहुंचाते हैं, राइट, जन्नत तक। तो ये जो रेडिकलाइजेशन जन्नत तक का रास्ता दिखाता है, आप समझ गए होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इनका जन्नत का रास्ता आता है जब ये लोगों की जान लेते हैं, तभी ये जन्नत का रास्ता पाते हैं। इस तरीके का इनका रेडिकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और इंडिया ने पाकिस्तान को डायरेक्ट एक्यूज किया क्योंकि ये बंदा जुड़ा हुआ था जैश ए मोहम्मद के साथ और ये संस्था पाकिस्तान ऑपरेटेड संस्था थी, राइट। जैसे ये इवेंट हुआ तो भारत ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से पूरी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से कंडेम किया, उसका ये एक्ट, जैश ए मोहम्मद का एक्ट, और उसके ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम किया दैट इस तरीके से आप गलत कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना का हमें कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान नहीं देखने को मिला, बट अदर जो कंट्रीज थी उन्होंने एक तरीके से कंडेम किया इस एक्ट को और कहा कि जैश ए मोहम्मद रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट के लिए। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इन सिक्योरिंग द कॉन्वॉयज। अब देखिए, आप बिल्कुल बोलेंगे सर 2500 सैनिक एक जगह से मूव आउट होके श्रीनगर की तरफ जा रहा था, तो हमने इनकी सिक्योरिटी का ख्याल क्यों नहीं रखा? तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल सवाल, अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल है कि देखिए सैनिक अगर सिक्योर नहीं होगा तो फिर कैसे देश चल पाएगा। तो मैं आपको रीजन बताता हूं इसके पीछे कि ये जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है, ये अकेला तरीका था कि जम्मू से आप श्रीनगर बाय रोड पहुंच सकते थे, राइट। अब ये पूरा हाईवे में क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज बहुत है, कहीं पे स्नोफॉल हो रही है, कहीं पे बेसिकली पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़, बिकॉज इट्स ऑल माउंटेनियस, तो कहीं पे पहाड़ हो रहा है, रोड ब्लॉकेड हो रहे हैं। इस तरीके से ये हाईवे जो है, ये इस तरीके की चीजें यहां पे होती रहती हैं। बैड वेदर है, फ्रीक्वेंट ब्लॉकेड से, ठीक है, तो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जितने भी पर्सनल्स मूव कर रहे थे, दीज वर स्टैंडर्ड बसेस ऑफ सीआरपीएफ, जिसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसकी वजह से भी ये जो कॉन्वॉय था वल्नरेबल हो गया था ऐसे अटैक से। और जो ये हाईवे है, ये हाईवे बेसिकली सिविलियंस भी इस्तेमाल करते हैं, तो टेररिस्ट के लिए बड़ा आसान होता है, जहां पे सिविलियंस होते हैं उनके अंदर घुस के आप आराम से बच सकते हैं। तो इसी तरीके से हुआ भी, इट इज ओपन, सिविलियन के लिए भी ओपन है। तो टेररिस्ट ने इसको और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करके हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स पे अटैक किया। और 78 व्हीकल कॉन्वॉय जा रहा था। ऐसा होता कि एक दो व्हीकल कॉन्वॉय होता तो मुश्किल होती, 78 बसेस जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जा रही हैं, तो वहां पे तो टेररिस्ट आराम से अटैक करके जो है किसी भी 1 2 3 बस को इंपैक्ट कर सकता था, और यही हुआ भी। अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स हुआ, हमें ये तो जो इवेंट था वो तो हो गया, लेकिन इंडिया ने कैसे कैसे पाकिस्तान को घेरा। तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक जो तरीके हैं उसका इस्तेमाल किया, बाकी जो बड़े बड़े देश हैं उनसे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर करवाया, राइट। इसके अलावा जो है इंडिया ने 26 फरवरी को 2019 को, अगर आपको याद हो, लगभग 12 दिन बाद इंडिया ने की थी एयर स्ट्राइक, जिसे हम बालाकोट एयर स्ट्राइक कहते हैं, जिसमें इंडिया ने क्या किया, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, राइट, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको निस्ते नाबूद किया था अपने फाइटर जेट से। कौन कौन से टेररिस्ट कैंप्स थे? जैसे मुजफ्फराबाद में टेररिस्ट कैंप्स थे, बालाकोट के अंदर टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको खत्म कर दिया था, एरियल अटैक किया था, राइट। तो एक तो हमने इस तरीके से अटैक किया था। दूसरा, हमने पाकिस्तान को पुश किया एफएटीएफ के अंदर। एफएटीएफ की एक लिस्ट आती है, एफएटीएफ इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक अपनी लिस्ट बनाता है, जिस लिस्ट के अंदर वो कंट्रीज को जिसको भी इंक्लूड कर देगा, तो वो कंट्री जो है बेसिकली अपनी इकोनॉमिक
जो ग्रोथ है वो करने में असफल रहती है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एफएटीएफ बेसिकली करती ये है कि ये उन कंट्रीज को अपनी लिस्ट में लेकर आती है जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की कोशिश करती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग करती है, टेररिस्ट अपने घर के अंदर, अपने देश के अंदर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देती है, उनको फंड करती है, ताकि वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी और देश की इकोनॉमी को खराब करें या सोशल इंपैक्ट एक नेगेटिव चीज करने की कोशिश करें। तो ये संस्था ऐसी कंट्रीज की लिस्ट तैयार करती है और उनको इसके अंदर डालती है। जैसे ही एफएटीएफ की लिस्ट में कोई देश आता है तो उसका इकोनॉमिक कनेक्शन, उसके ऊपर बहुत सारे पाबंदियां लग जाती हैं, वो इकोनॉमिकली रिकवर नहीं करता, ग्रोथ नहीं कर पाता इस तरीके से। और भारत काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा एफएटीएफ की लिस्ट के अंदर। पाकिस्तान बहुत साल जो है वो ब्लैक लिस्ट रहा, राइट, पाकिस्तान बहुत साल ब्लैक लिस्ट रहा। इसके अलावा हमने क्या किया, एक्सेस रिवर वाटर जो है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को जाता था, उसको भी कम कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट। तो ये कुछ कदम हमने उठाए। अभी काफी हद तक हमारी जो सिक्योरिटी, इनफैक्ट एक डिसीजन ये भी लिया गया कि हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो जब भी ट्रैवल करें तो उनको फ्री एयर टिकट दी जाए। यानी कि ऐसा हुआ कि आफ्टर दिस अटैक, पुलवामा अटैक, जो सीआरपीएफ के सैनिकों के पास ये प्रावधान आ गया और जो बाकी सैनिक जो श्रीनगर में जा रहे हैं और हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो उनको एयर लिफ्ट ही कराया जाए, रादर देन ऐसे रोड साइड रोड कॉन्वॉइस की जगह आप एयर लिफ्ट कराइए और एयर लिफ्ट के जो पैसा होगा वो सरकार देगी। तो इस तरीके का भी प्रावधान जो है वो रखा गया था। देखिए, नुकसान तो बिल्कुल हुआ हमारे देश को, 40 सैनिक हमने खोए, लेकिन देखिए अब वो 40 सैनिक दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन हम इन सैनिकों को इज्जत जरूर दे सकते हैं। जब भी आप कहीं सैनिक देखते हैं, इज्जत से उनसे बात कीजिए। एक अंदर से एक रिस्पेक्ट जो है आपके अंदर झलकनी चाहिए कि हाँ, आप रिस्पेक्टफुल हैं इन सैनिकों के प्रति। चाहे वो सैनिक जो है कांस्टेबल है या फिर आपका जो सैनिक रैंक होता है सबसे लोएस्ट रैंक, वो भी है। जरूरी नहीं कि अफसरों को ही इज्जत देनी है, अफसरों को इज्जत के साथ साथ सैनिकों को भी इज्जत हमें देनी चाहिए। रैंक चाहे कोई भी है, लेकिन इज्जत जो है वो बराबर की होनी चाहिए, तभी ये देश जो है सुरक्षित हो पाएगा। मैं आपको बस इतना एग्जाम्पल देना चाहता हूं, इस देश के अंदर डिफेंस बजट बड़ा बजट है, लेकिन इतना बड़ा बजट भी नहीं है कि इन सैनिकों के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करने के पास इनके पास अवसर होता है। तो ये कम पैसे के अंदर भी, कम राशन के अंदर भी, कम लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के अंदर भी, कम हथियारों के होने के बावजूद इनका हौसला इतना बुलंद होता है कि ये सैनिक कोई भी दुश्मन आ जाए, ये आगे खड़े होके हमारे देश की रक्षा करते। बस मैं यही आपको मैसेज दूंगा, और एक सच्चे भारतवासी होने के नाते कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा और मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय भारत माँ, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच।